प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण और शहरी कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। गांधी जयंती के अवसर पर कल से राज्य के गौठानों में गोबर से बिजली बनाने का काम होगा शुरू, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में रक्तदान माह का किया शुभारंभ, प्रचार रथ रवाना। और प्रदेश में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण और शहरी कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में खुले में शौच को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसको 10 करोड़ शौचालय बनाकर पूरा किया गया है। अब शहरों को कचरा मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा सीवेज का बेहतरीन प्रबंधन और स्वच्छ पानी की आपूर्ति करना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सबसे बड़े सहयोगी वो लोग हैं जो बदबू सहन करते हुए कचरा साफ करते रहे हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ये योजना बापू की सोच से प्रेरित है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। इसमें मिशन भी है, मान भी है, मर्यादा भी है, एक देश की महत्वाकांक्षा भी है और मातृभूमि के लिए अप्रतिम प्रेम भी है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया है वो हमें आश्वस्त करता है कि हर भारतवासी अपने कर्तव्यों के लिए कितना संवेदनशील है, कितना सतर्क है। हम सफलता में और इस सफलता में भारत के हर नागरिक का योगदान है। उन्होंने कहा कि यह योजना सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास पर आधारित है। अब इससे हर उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। अब हर जिले के लोग चाहते हैं कि उनका शहर स्वच्छता रैंकिंग में आगे हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए महिलाओं और ग्रामीणों को स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ाने, लोगों को अधिकार देने और उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कल से गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के गौठानों में गोबर से बिजली बनाने का काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आज के संदर्भ में गांधी जी की शांति की अवधारणा और संभावना विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुराजी गांव योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत बनाए गए गौठानों में महिला स्व सहायता समूह विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गौठान समितियों का भी अब अपना पावर प्लांट होगा। हर गौठान में 1 एकड़ भूमि में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा, जहां स्व सहायता समूह छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से साबुन, चप्पल जैसी वस्तुओं का उत्पादन कर स्वावलंबी बनेंगे। उन्होंने कहा कि गौठानों में नीम, करंज, चरौटा, तिलहन फसलों के तेल पेराई का काम भी शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तेल घानी बोर्ड का गठन किया गया है। इसके माध्यम से गौठानों में भी तेल निकालने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी।
आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में रक्तदान माह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने रक्तदान के उद्देश्य से 2 प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह प्रचार रथ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई के प्रमुख हाट बाजार, मॉल, स्कूल, कॉलेजों में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। जो हमारे 95 ब्लड बैंक हैं 28 जिलों में छत्तीसगढ़ में, इनको और आगे बढ़ा के हर सीएचसी में करीब 170 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं छत्तीसगढ़ के, तो हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिले के ब्लड बैंक की दूरी को जरूर ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन यथासंभव हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड बैंक खोला जाएगा। और इस व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए आज जो पहल प्रारंभ हुई है, ये रथ फिलहाल 3 जिलों में जाके उनके सार्वजनिक स्थलों में, कॉलेजेस में, बाजारों में, ऐसे सार्वजनिक स्थलों में जाके लोगों से सहयोग मांगेगा। गौरतलब है कि राज्य में प्रतिवर्ष जनसंख्या के अनुसार लगभग 2,55,000 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन लगभग 2 लाख यूनिट की पूर्ति ही हो पाती है। प्रदेश में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राज्य स्तरीय बैठक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में आयोजित हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 11 संसदीय और 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। यहां 5 राज्यसभा सीट है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के प्रारंभिक प्रकाशन के समय कुल मतदाताओं की संख्या 1,93,51,060 है। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण कार्य के तहत मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही नियत समय सीमा में कराया जाना है। मतदाता सूची का अंतिम प्रारंभिक प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। श्रीमती कंगाले ने त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र हेतु राजनीतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर वांछित त्रुटियों को सुधारने हेतु मतदान केंद्र बूथ लेवल एजेंट को प्रशिक्षित कर इसमें सहयोग करें। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने तथा संशोधन का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किया जा रहा है। इसके अलावा गरुड़ ऐप में बीएलओ के माध्यम से नाम जोड़ने, विलोपित करने और संशोधन का कार्य किया जाएगा। रायपुर के बरौंडा में राष्ट्रीय जैविक प्रतिबल अनुसंधान संस्थान ने अपना काम शुरू कर दिया है। संस्थान के निदेशक पीके घोष ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि उनका संस्थान किसानों की आय को दोगुना करने की योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि खेती के साथ साथ उन्नत तरीके से पशुपालन करने से आसानी से अच्छा लाभ लिया जा सकता है। हमें अगर डबलिंग फार्मर्स इनकम करना है, किसान का आय दोगुना करना है, तो एनिमल हस्बेंड्री कंपोनेंट जरूर डालना है, जिसमें हम गोटरी, पिगारी, डाकरी ये सब हम इसमें डाले हैं। और इसका हम स्टेट गवर्नमेंट का साथ लिंक करके वैक्सीनेशन भी दिलाते हैं। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हमारा जारी है। हम पोल्ट्री फीड भी इनको देते हैं, जो इनको जानकारी देते हैं। हमें देसी माध्यम से एजोला बना के कैसे पोल्ट्री फीड हो जाएगा, एजोला का हम कल्टीवेशन सिखाया है इनको, जो वो कैसे आपका गोटरी और पोल्ट्री फीड होगा। तो हमें इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी हम इनका प्रशिक्षण दिया, बी कीपिंग का प्रशिक्षण दिया, तो ये आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर बने, इनका इनकम दुगुना हो। वहीं संयुक्त निदेशक अनिल दीक्षित ने कहा कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य पौध संरक्षण है। उन्होंने कहा कि संस्थान सिर्फ अनुसंधान के क्षेत्र में ही कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। श्री दीक्षित ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसान पौध संरक्षण की सभी तकनीकों से परिचित हो सकेंगे। देखिए, ये संस्थान जो राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान है, ये देश का एक अग्रणी संस्थान है, जिसका मूल उद्देश्य जो है पौध संरक्षण पर कार्य करने का है। और यह संस्थान केवल अनुसंधान के लिए ही नहीं है, शैक्षणिक क्षेत्र में भी जो पीजी कोर्स हमारे संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है और ये पिछले साल ही शुरू किया गया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राएं इसमें लाभान्वित होंगे। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसान और देश का किसान जितने भी पौध संरक्षण की विधाएं हैं, जितनी तकनीकी यहाँ से निजात होंगी,
उसको निश्चित रूप से आने वाले किसानों को जो तकनीक है हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को और देश के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस संस्थान का शुभारंभ किया था। बिलासपुर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना देश भर में दूर दराज के बसाहटों में बिजली पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश में भी यह योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। बिलासपुर में योजना के तहत लगभग 20,000 लोगों तक बिजली पहुंचाई गई है। बिजली विभाग बिलासपुर के कार्यपालन अभियंता सुरेश जांगड़े ने बताया कि जिले के 159 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। बिलासपुर ज़िले में जिसमें भी पेंड्रा रोड भी शामिल है, पेंड्रा मरवाही जिला भी शामिल है, उसमें लगभग 159 गांव में लगभग 429 बसाहट में विद्युतीकरण किया गया है और विद्युतीकरण करने के लिए 272 नंबर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इस योजना के तहत 33/11 के भी सब स्टेशन भी बनाए गए हैं, जिसमें मोच, पेंडारी, केवटाडी, बंसीताल, गतौरा और खोडरी ये 6 सब स्टेशन इसमें 33/11 के भी उपकेंद्र भी बनाए गए हैं और इसके तहत लगभग जिले में 20,000 लोगों को बीपीएल कनेक्शन देकर लाभान्वित किया गया है। योजना के लाभार्थियों ने कहा कि पहले वे अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब इस योजना से न सिर्फ घरों में बल्कि उनकी जीवन शैली में उजास आया है। लगा कनेक्शन और निःशुल्क लगा है और इससे गांव वाले सब लाभान्वित हैं और खुश भी हैं। क्या लाभ मिला? क्या है, पहले पूरा केबल भी उसके साथ लगा है, हम लोग को वायर भी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ा, पूरा कनेक्शन करके दिए थे उन लोग। गाँव जो है पहले अंधेला में था, आज जो उजाला है उसी की देन है। तो हमारे गांव वाले इस बिजली से पूर्ण रूप से संतुष्ट है और इसका पूर्ण लाभ हमारे गांव वालों को मिल रहा है। और जो आज भविष्य है, बच्चों का पढ़ाई है, लिखाई है और जो हमारी यहाँ मेडिकल सुविधा है, हॉस्पिटल है, ये बिजली के द्वारा हम लोगों को बहुत सुविधा मिल रहा है। जो केंद्र सरकार की योजना है, इससे हम गांव वाले बहुत संतुष्ट हैं। पहले हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं थी और अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के तहत हमारे गांव में फ्री कास्ट बिजली की व्यवस्था की गई है, जिसमें घर घर में फ्री में मीटर कनेक्शन लगाया गया है। स्कूल में लाइट की व्यवस्था है, रोड में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है और स्कूल के बच्चे लोग के लिए पढ़ाई में व्यवधान नहीं हो रहा है। बिजली की अच्छी से व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। गौरतलब है कि इस योजना के तहत कृषि और गैर कृषि फीडर सुविधाओं को अलग अलग किया गया है। बैकुंठपुर में जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक हुई। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज CL पटेल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। श्री पटेल ने बताया कि जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 सितंबर से अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC की संख्या कितनी है, इसका सही आकलन करके डाटा प्रस्तुत करना है शासन को। इसके अलावा सामान्य वर्ग, जिसे जनरल कैटेगरी के रूप में जाना जाता है, अनारक्षित वर्ग जो है, उसमें भी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जिसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शार्ट में EWS के नाम से जानते हैं, उनमें सदस्यों की संख्या कितनी है सामान्य वर्ग में, ये डाटा भी हमें साथ साथ एकत्रित करने का निर्देश प्राप्त है। गौरतलब है कि राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफाइबल डाटा एकत्र करने के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया गया है। मुंगेली जिले के वनांचल इलाकों में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग लोरमी की टीम द्वारा वन ग्रामों में शिविर का आयोजन करते हुए ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सक श्रवण लांजीवार ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार सुदूर बैगा वन ग्राम में जागरूकता और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां सर्दी, खांसी, खुजली, मलेरिया की जांच की गई। क्योंकि ये पहुंच विहीन एरिया पड़ता है, इसलिए शासन के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, जिसमें प्राथमिक उपचार और मलेरिया जांच वगैरह,
और कुछ बीमारी के बारे में जानकारी, खास करके जैसे क्षय रोग है, लेप्रोसी है, HIV है, मच्छरदानी के उपयोग है, इसके बारे में जन जागरूकता के लिए यहाँ पे आज शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में निःशुल्क दवाई वितरण भी किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग बद्री नारायण मीणा ने आज सुबह सिविक सेंटर पहुंचकर सुबह की सैर पर निकले शहर के वरिष्ठ जनों को गुलाब का फूल भेंटकर उनसे मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर दुर्ग में पुलिस और उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। वहीं जांजगीर में भी अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठजन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों की स्वास्थ्य जांच की गई और दवाइयों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक नारायण चंदेल विशेष रूप से मौजूद थे। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।